बकौल विपक्ष ये संविधान बचाने की लड़ाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस धरना प्रदर्शन और इस मार्च से वाकई में संविधान बच रहा है या संवैधानिक संस्थाओं की ही इंटीग्रिटी पर या यूं कहें कि उनके प्रोसेस पर ही ये एक सवाल खड़ा हो रहा है और जनता का अविश्वास पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है। हम चर्चा की करेंगे शुरुआत। हर्षवर्धन जी, तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव को लांघते हुए हमने दीवारों को पहले भी देखा है, उनकी ये प्रैक्टिस लग रहा है आज इस बैरिकेडिंग को फाड़ने में भी काम आ गई है। नहीं, अखिलेश जी भी चुस्त दुरुस्त हैं, फिट हैं, राहुल जी भी चुस्त दुरुस्त हैं, फिट हैं। ये अच्छा है और लोकतंत्र में प्रदर्शन तो कोई बुरी चीज़ है नहीं, प्रदर्शन तो अच्छा ही है। लेकिन प्रदर्शन अगर इस तरह से किया जाए कि अपनी ही बात कमज़ोर साबित होने लगे तो वो अच्छा है क्या? विपक्ष को ज़रा सोचना चाहिए। ये उनका अधिकार है, कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार रोकेगी, कुछ नियम कानून का हवाला देगी तो कहीं जाकर उन्हें रोकेगी, फिर ले जाकर थाने पर छोड़ेगी, फिर वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन ज़रा गंभीरता से कुछ बातें सोचनी चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को वो सब लिखने के बजाय, बताने के बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम एटम बम फोड़ने जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद कई उसमें दिक्कतें भी आई, कई मुश्किलें भी आई, क्योंकि जो वो कह रहे थे सब सही नहीं निकला। कई बातें सही भी हैं कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची दुरुस्त करनी चाहिए, जो SIR हो रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है। उसमें भी अभी पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं, बहुत बड़ा देश है, सब राजनीतिक पार्टियों के लोग उसमें जुड़े रहते हैं प्रोसेस में। लेकिन अब जो सबसे ज़रूरी सवाल देश के सामने था, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग ने राहुल जी को एक चिट्ठी लिखी, जयराम रमेश जी को एक चिट्ठी लिखी, विपक्षी पार्टियों को कहा कि आप 30 लोग चुनाव आयोग के पास आ जाइए। अब 30 लोगों की संख्या छोटी नहीं है। कहने को कोई ये कह सकता है कि तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी के सारे समर्थक आए, सब आए और ज्ञानेश कुमार जी अपने दोनों के साथ बैठकर, जो उनके चुनाव आयुक्त थे उनके साथ बैठकर सवालों के जवाब दे, कह सकते हैं, क्योंकि मूर्खता इस वक्त चरम पर है। सारी राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। जी, बहुत तीखी टिप्पणी आप नहीं कर रहे हैं। मैं पूरा करता हूं। ये मूर्खता है, मूर्खता है। मैं बता रहा हूं कैसे है। आज आपके पास बड़ा अवसर क्या था? आप जाते, बिल्कुल 300 सांसद हैं आपके पास, जितने हैं उतनी हैसियत भर जाइए। लोकतंत्र ने यहीं तक आपको पहुंचाया। उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे 30 प्रतिनिधि हैं, इन पर हमें पूरा विश्वास है। समस्या जानती हैं कहां है? समस्या ये है कि एक दूसरे पर इन नेताओं में भरोसा नहीं, इसीलिए बैरिकेडिंग लांघने की आवश्यकता आती है कि मेरी वाली फोटो थोड़ा दुरुस्त आ जाए, मुझे थोड़ा सा टीवी और अच्छे से दिखाए, मेरी चर्चा 4-5। इतने गंभीर अवसर पर इसकी आवश्यकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ये उनका उत्तरदायित्व है, इसी के लिए वो संवैधानिक संस्था बनी हुई है। लेकिन क्या 300 लोग बैठकर बात कर सकते हैं? कोई बड़े बड़े देशों के बीच में भी मसले हल होते हैं तो उनके दोनों देशों के बीच में कौन जाता है? उनका फॉरेन सेक्रेटरी होगा, फॉरेन मिनिस्टर होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा। सवाल यहां यह है कि क्या इस तरह से कोई बातचीत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जवाब इसका क्या है? एनार्की हो सकती है। 300 लोग एक हॉल में बैठे, आप 3 लोग एनार्की है। मैं इसी बिंदु से नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं 30 की जगह अगर चुनाव आयोग ने अगर न कहा होता तो मैं कहता कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये उनका अधिकार है, ये सब करना उनका अधिकार है। लेकिन जब आप 30 की संख्या बुलाएगी, और 30 सांसद बहुत होते हैं भाई, ये बड़े बड़े सांसद लोग जाते अपना पक्ष रखते, लेकिन अब देश को समझना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है विजय जी, ये एनार्की पैदा करने की कोशिश है। मैं कांग्रेस पर आती हूँ और एक एक करके सभी सियासी दलों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अब ये दरअसल 1 मैन 1 वोट का विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। सवाल ये नहीं है कि केवल सरकार डरी हुई है। क्या सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप एक संवैधानिक संस्था की कार्य प्रक्रिया पर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ही पूरी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये वोट चोरी के लिए बार बार हम लोगों ने चर्चा की, ये एक पॉलिटिकल कमेंट है। 1 मैन 1 वोट में कोई आपत्ति है किसी को? कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, सबके अपने दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने पर आपत्ति है। लेकिन जिस तरीके का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उस पर आपत्ति है। डिस्कोर्स क्या है? क्या है पॉलिटिकल डिस्कोर्स? कि वोटों की चोरी हो रही है, मतलब गड़बड़ हो रही है, यही है ना। और उसको तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो 100% हम सही नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ 0% मानिए। इलेक्शन कमीशन उसको साफ करता है कि भाई ये जो बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी, जो भी लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही तथ्य नहीं है, वो सारी बात है। लेकिन ये सवाल करना, मुझे हैरानी होती है कि हम लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि संवैधानिक संस्था पर सवाल कर रहे हैं। अरे यहाँ तो देश में संविधान पर सवाल खड़े करने की व्यवस्था है। जो 120 संविधान संशोधन किए वो संविधान पर सवाल ही तो है। संविधान में संशोधन कब करते हैं? जब आप उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
और फिर आपने कहा कि ये ठीक नहीं है, हम इसको बदल रहे हैं। तो जिस देश में संविधान पर सवाल खड़े करने की व्यवस्था हो और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने से इतनी हड़बड़ी क्या है, इतनी परेशानी क्या है? संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है कि वो उन सारे सवालों का जवाब दे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई 300 के बजाय 30 कहा उन्होंने, 30 चले जाते, लेकिन वो 30 तो वहाँ पहुँचते। देखिए, जो असली बात क्या है, जिसे आप अराजकता कह रहे हैं, वो तो यूनिटी है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इंडिया ब्लॉक के तो बहुत जबरदस्त दिखाई थी। नहीं, आपका तंज है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का यूनिटी बहुत जबरदस्त थी। इंडिया ब्लॉक के महिला सांसदों को मैंने कभी साड़ी पहने हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए नहीं देखा, जिसमें टीएमसी की भी सांसद थी। पर्सनल बात करने की बात नहीं है, लेकिन 300 200 जो भी होंगे, इंडिया ब्लॉक बहुत लंबे समय बाद एक साथ यूनाइट होकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मैं विपक्षी एकता का प्रदर्शन देखता हूँ, मैं इसे अराजकता नहीं मानता। प्रदर्शन जब होते हैं तो कोई लांग गया, कोई नहीं लांगा, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, ये भी सब हमारे पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इस पर भी कोई लोग कहेगा पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया, वो डिटेन कर लिया, वो ठीक है, क्योंकि वो उनको लॉ एंड ऑर्डर देखना है। यदि वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाते, ये भी सरकार को देखना, इसमें मैं कोई बहुत वो नहीं कर रहा, और वहाँ वो 30 लोगों को भेज देते अपनी तरफ से भी, अच्छा 30 लोग जाएंगे, 30 लोग पहुँच जाएंगे। सवाल बड़ा ये नहीं है, सवाल ये है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या उनका जवाब इलेक्शन कमीशन दे रहा है या नहीं दे रहा। इस प्रोसेस में मैं नहीं चाहता कि कोई फांद गया, पुलिस ने डिटेन कर लिया, डिटेन करते वक्त किसी को पकड़ लिया, ये सब चलता रहता। डिटेन करते तो हो सकता है कोई गिर भी जाता, लग भी जाती, पुलिस की लाठी भी हो जाती, वो सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सवाल जो खड़े किए गए क्या उनका जवाब दिया गया है या नहीं दिया गया। लेकिन मैं इसी प्रोसेस पर आती हूं, अभी भी कह रहा हूं कि ये सब हो गया, जितना उनको करना था कर लिया। 30 लोग जाके जवाब तो लेके आइए ना, मूल काम नहीं करेगा। मैं उसको अराजकता कह रहा हूं, ये प्रदर्शन करना अराजकता नहीं है, तो उनका अधिकार है, लेकिन आप जिस तरह से इसको पेश कर रहे हैं वो अराजकता है। ठीक, मैं संवाददाताओं से थोड़ा सा ये डिटेल ले लेती हूँ कि क्या ये कुछ समझौता बना है कि 30 लोगों का, सांसदों का प्रतिनिधि मंडल वो आगे जाए, इलेक्शन कमीशन में बात करे, और बाकी लोगों को हिरासत में तो लिया जा ही चुका है। प्रश्न ये है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि आप कांग्रेस को देखिए, वो झूठ का एक नया पहाड़ खड़ा करने की कोशिश करती है। आज धर्मेंद्र प्रधान को मैं सुन रही थी, वो ये कह रही थी कि बैंकरप्सी की स्थिति पर वो पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। फिर कभी महाराष्ट्र पर, कभी हरियाणा पर, कभी ईवीएम के झूठ पर, और अब एक नया शिगुफा लेकर आ गई है कांग्रेस पार्टी। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कब नहीं हुआ इस देश में, और अब इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार डरी हुई है या विपक्ष डरा हुआ है निरंतर हार से? देखिए, लोकतंत्र में जो है ये सब घटनाएं, और भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है। हमने तो जब से होश संभाला है, और पत्रकारिता में आने से पहले भी इस तरह के बहुत सारे प्रदर्शन हमने देखे हैं, और कईयों में हम लोग शामिल भी रहे हैं अपने छात्र जीवन में। और प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है प्रदर्शन का? दिखाना, अपने मुद्दे पर, अपने मुद्दे पर अपना विरोध दर्शन, अपना विरोध दिखाना। मेरी एकता है, मेरी शक्ति है। तो यही प्रदर्शन है। अब प्रदर्शन अगर मान लीजिए कमरे में बैठ के नारेबाजी कर ले तो प्रदर्शन कहेगा। इसीलिए वो सड़क पर उतरे। सड़क पर उतरने के बाद अखिलेश यादव जैसे जो अपेक्षाकृत युवा सांसद हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग लांगी। चूंकि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में और बिहार में तो ये बैरिकेडिंग लांघना प्रदर्शनों में बहुत आम बात है जी। तो वो उन्होंने लांगी। मुलायम सिंह जी उनके पिताजी थे, वो भी बहुत आक्रामक प्रदर्शन किया करते थे, हमें याद है। जब अपने इसमें धक्का आ गया था। सवाल ये है कि 300 और 30 वाली जो बात है जी, आमतौर पर क्या होता है, चूंकि ये सांसद थे सारे, ये कोई भीड़ वैसी भीड़ नहीं थी जो आ गई हो अचानक और राजा का मॉब हो कि उनको, ये सांसद थे। एक तरीका ये हो सकता था कि कॉर्डन ऑफ करके चलिए, इलेक्शन कमीशन तक चलिए, टोकन वहाँ आप रुक जाइएगा इस जगह, और यहाँ से फिर 30 सांसद आप जाके चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिल लीजिए। अगर ये बात हो जाती पुलिस और सीबीआई तो मुझे लगता है शायद मान जाते ये लोग भी। लेकिन आपने संसद परिसर से बाहर ही उनको रोक दिया, और ये कहा कि 30 आदमी खाली जाएंगे, तो फिर उनका तो पर्पस ही डिफीट हो जाता अगर वो वहीं रुक जाते। भाई वो तो जनता को बताना चाहते हैं ना अपने मुद्दे के लिए हम सड़क पर उतरे हैं। अगर वो वहीं रुक जाते तो ना हम चर्चा कर रहे होते, ना आप ये विजुअल दिखा रही होती। नहीं, लेकिन अगर रोक भी दिया, यहाँ तक आके इतना हंगामा बढ़ भी गया, प्रदर्शन अगर हम यूं कह भी दे कि कामयाब हो गया, कामयाबी तो तब है ना जब आप इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाते, वो 30 सांसदों का प्रतिनिधि दल अपना मेमोरेंडम सौंप देता। इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने कहा दिया उनको? नहीं, 30 सांसदों को तो अभी भी कह रहे हैं ना कि आप आइए। 30 सांसदों का वहां बाकी को रोक करके, अगर उन्हीं 300 को, तो सारे सांसद थे, जिम्मेदार लोग हैं,
एक सांसद 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधि है वहां पर, तो उनको आप ला करके और चुनाव आयोग के बाहर, जब छात्रों के प्रदर्शन, हम लोग जेएनयू में थे, हम लोग खूब प्रदर्शन कर, ये जो 7 रेस कोर्स रोड वाला जो चौराहा है, इस गोल मेथी चौक कहते हैं, अब लोग भूल गए उसका नाम, यहाँ तक प्रदर्शन आते थे प्रधानमंत्री घर के बिल्कुल नाके पर, और वहाँ बैठा दिया जाता था और फिर डेलीगेशन ले गए अंदर चले जाते थे हम लोग। मैं जब जेएनयू में पढ़ता था हम लोग आए कई बार। तो ये अब प्रदर्शन को, और चूंकि तो सांसदों का प्रदर्शन है, कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई हम तो लोहिया जी के अनुयायी हैं। डॉक्टर लोहिया का बड़ा मशहूर कथन है कि अगर सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो संसद में जनता के मुद्दों पर बातचीत हो, चर्चा हो, इसलिए सड़कों पर सरकार और व्यवस्था को चिताने के लिए शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से अपनी बात रखने का हक लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने दिया हुआ है। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन लेकर मैं सुमीर जी आपके पास आ रही हूं कि जो प्रदर्शन विपक्ष ने किया, ये एक सफल प्रदर्शन कहा जाएगा? नैरेटिव बिल्डिंग की तौर पे भी अगर देखा जाए तो क्या जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, या हम सभी दलों की बात कर लें, क्या कांग्रेस उस नैरेटिव बिल्डिंग को बखूबी कर पाई है? देखिए, मैं 2 चीज़ों का जवाब देता हूँ, आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। उसके पहले विनोद जी ने जो राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र किया है कि संसद सुनी होगी तो सड़कें सुनी होगी, संसद आवारा हो जाएगी। तो आज अभी संसद का सत्र चल रहा है ना, जिस दिन संसद का सत्र चल रहा है, अब संसद में जब आपको सार्थक चर्चा करना चाहिए थी, उस दिन आप सड़क पर अराजकता करने के लिए उतर गए। भाई अभी तो संसद का सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक था ना, 21 तारीख के बाद आप चुनाव आयोग के पास चले जाते। आज जब संसद में सार्थक चर्चा का समय चल रहा है, आप जनता के मुद्दे संसद के अंदर उड़ाते हैं, संसद को आप चलने नहीं दे रहे हो। सड़क पर आप जब कहते हो कि चुनाव आपसे कहता है कि 30 लोग को आना है, आप कहते नहीं हम 300 लोग लेकर ही जाएंगे। आपका नेता कौन है? आपका प्रतिनिधि कौन है? कौन चुनाव आयोग से बात करने के लिए आपको नॉमिनेट किया है? क्या विपक्ष ने कहा है कि हमारे विपक्ष जो मुद्दे हैं, जो चुनाव आयोग को एसआईआर को लेकर हमारी आपत्ति है, इसमें हमारी तरफ से नुमाइंदगी ये नेता करने वाला है? राहुल गांधी करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, या कोई टीएमसी का नेता करेगा, या शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब पार्टी का नेता करेगा? आप बताइए ना कि आपका नुमाइंदगी कौन लीडर नेतृत्व कर रहा है? आप सब इकट्ठे होकर चले जा रहे हो और आप कह रहे हो कि हमें सबको जाने की अनुमति मिले। ये तो संभव नहीं है ना। चुनाव आयोग ने आपके तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको बुलाया कि आप 30 लोग आइए। चुनाव अगर ये कहता कि भाई आप 2 लोग आइए तो समझ में आता कि इतने बड़ा इंडिया गठबंधन है, चुनाव आयोग 2 लोगों कैसे बुला रहा है? भाई 36 दल आपके इंडिया गठबंधन में है और चुनाव आयोग 30 लोगों को बुला रहा है। जितने दल नहीं, उससे ज्यादा नेताओं को चुनाव आयोग अपनी बैठक में आमंत्रित कर रहा है, 30 लोगों को आमंत्रित कर रहा है। आपके पास स्थिति नहीं है 30 लोगों को ले जाने के लिए। आप हर दल से एक अगर सांसद भी चुन लेते, 26 सहयोगी दलों का, तब भी 26 सांसद आपके पास होते। हालांकि सबके पास सांसद नहीं है, सबके आप प्रतिनिधि भी ले लेते, तो 26 लोग आपके पास थे। जब आपको चर्चा करनी चाहिए चुनाव आयोग के पास, आप सड़क पर हंगामा कर रहे हो कि नहीं हम सब लोग जाएंगे। राहुल गांधी से कह रहे कि आपके पास जो आपत्ति है आप लिख कर दे दो, हम शपथ मत दे दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। आपको शपथ पत्र तो देना नहीं है। चुनाव आयोग आपको मिलने बुलाता है 30 लोगों को, तो आपको 300 लोग लेकर जाना है। इस मुद्दे पर भी सर एक डिफरेंट है ना। मैं समाजवादी पार्टी को लेकर आती हूँ अब चर्चा में। हर्षवर्धन जी, आज अखिलेश यादव जब वो बैरिकेडिंग लांघ करके उतरे हैं, तब उन्होंने भी ये बात बोली। उन्होंने कहा कि 18,000 वोट डिलीट की पूरी एक लिस्ट बनाकर हमने इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए, तो हमने एफिडेविट भी दे दिया। लेकिन उसका क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, ये आज तक पता नहीं चला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि भाई ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर यहां दिल्ली तक है। अब सरकार ही अगर वोट कटवाने में शामिल हो जाती है तो फिर हमें तो बैरिकेडिंग लांघनी पड़ेगी। कर्नाटक में वोट कौन सी सरकार कटवा रही थी? सिद्धारामैया जी की सरकार, जिसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। और 2022 में आप तो शपथ पत्र देकर बता रहे थे कि हर जगह से वोट कट गए। 24 के बाद आए नहीं आप चुनाव आयोग के पास, जब 37 सांसद आपके हो गए। ये एनार्की फैलाना होता है। आप देश के जिम्मेदार नेता लोग हैं। फिर मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग प्रक्रिया को शून्य गड़बड़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी है। हम सब जानते हैं मतदाता सूची पहले तो बहुत खराब होती थी, अब धीरे धीरे बहुत कुछ ठीक हो गया। बैलेट पेपर के समय में जो चुनाव जीतते थे वो विशुद्ध गुंडागर्दी और झूठ बेईमानी उससे जीतते थे, उसके उदाहरण हैं। ईवीएम पर सवाल खड़ा हुआ, आडवाणी जी ने भी किया था, सब करते हैं, हर प्रक्रिया सुधरती चली जा रही। आज हम जहां खड़े हैं, न ईवीएम पर बता पा रहे हैं, न वीवीपैट पर बता पा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मतदाता सूची में गड़बड़ है। एक जगह की गड़बड़ होती है, दूसरी जगह जैसे ही जीतते हैं तुरंत जश्न मनाते हैं। रेवंत रेड्डी सबसे शानदार मुख्यमंत्री, सिद्धारामैया शानदार मुख्यमंत्री, भगवंत मान शानदार मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन लोकतंत्र की जीत, ममता बनर्जी लोकतंत्र की जीत।
लेकिन जैसे ही हारे सारा लोकतंत्र डेड हो गया। डेड डेमोक्रेसी तो नहीं है, नहीं तो इस तरह से कहीं प्रदर्शन होता है क्या? डेड डेमोक्रेसी में होता क्या? इंदिरा जी का समय रहा होता तानाशाही वाला तो ये प्रदर्शन हो पाता क्या? टांग के अंदर कर दिए गए होते। सवाल यहां यह है कि क्या सचमुच लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा करते हुए चलना चाहते हैं? और विजय जी ने अभी बहुत बड़ी बात कही, एक लाइन की थी, निकल गई हो आप लोगों के दिमाग से, तो मैं उसको फिर से बोल्ड में इम्प्रिंट करा देता हूं। उन्होंने कहा हमारे देश में संविधान पर सवाल खड़ा करने की क्षमता है, यह दिया है हमारे संविधान निर्माताओं ने। और हमारे देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कहता है कि संविधान बदलने जा रहे हैं। जरा सोचिए दोनों का कितनी बड़ी बात विजय जी ने कही है। 120 बार संविधान बदला गया, इसका मतलब संविधान पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया। पूरी संसद उस पर बहस करती है, अमेंडमेंट आता है, संशोधन आता है, और राहुल गांधी लेके घूमते कहते हैं संविधान बदल दिया जाएगा। अच्छा, संविधान अमेंड करने को क्या कहोगे भैया? जरा कुछ बता दो, हम लोग भी हिंदी अंग्रेजी थोड़ा समझ ले। जिस तरीके से, और मैं फिर कह रहा हूं, आपके साथ जनता का भरोसा जुड़ा होगा ना। राहुल गांधी के सवाल जरा सोचिए, हर पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती। कमाल भैया, एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती तो 99 पे कैसे आ गए थे गुजरात में? उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं पाए तो सारे के सारा गड़बड़ हो गया। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जिता दिया, बहुत कम वोटों से। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही चली गई तो क्या करे जनता? जनता जाए और कहे कि नहीं सुनो भाई, हमने तुमको वोट दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर से उपचुनाव हुआ, जो होना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी पार्टी बदले। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कुछ हारे कुछ जीते, लेकिन सरकार भाजपा की बनी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब फिर मौका आया तो इनको लगा अरे कांग्रेस के लोग तो कुछ करते ही नहीं, ये तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय, जीतू पटवारी, राहुल सिंह, फलाना सिंह, धमाका सिंह, पूरी तरह से निपटा दिया। जनता अपने हिसाब से तय करे या इसलिए तय करे कि भाई गांधी जी, अरे मतलब राहुल गांधी, महात्मा गांधी ने, गांधी जी सत्ता में नहीं है इसलिए गांधी जी को सत्ता में ले आना है, इसलिए हम करें। सत्ता की लड़ाई कैसे करेंगे? सत्ता की लड़ाई। एक बार अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने कैसे सरकार पर अटैक किया वो आपको सुना देते हैं, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में, सरकार अगर शामिल हो वोट कटवाने में। गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। और सर 30 लोगों का क्या परमिशन दी गई है? एफआईआर रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है, देखिए आप लोग। चुनाव आयोग मार्च कर रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि
अब जो बात डिंपल यादव कह रही है कि ये 77% वोट बीजेपी तक पहुंचा कैसे, कल भी ये चर्चा हो रही थी कि जो लिस्ट भी दी गई थी उसमें ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए वोटों की हेरफेर का आरोप अगर राहुल गांधी का सही भी मान ले तो उसमें उनके अपने सांसद भी जीते हैं, उसमें बीजेपी के भी सांसद जीते हैं, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अन्य पार्टी के सांसद भी जीते हैं। ये कैसी वोट चोरी का आरोप है? और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको लेकर अभी विजय जी इतना हाय तौबा है, कब देश में नहीं हुआ? बिहार में 22 साल पहले रिवीजन हुआ था, अब रिवीजन पर इतना बवाल क्यों है? रिवीजन पर नहीं है, प्रोसेस पर है। प्रोसेस पर है और टाइमिंग पर है कि इतने कम समय में क्यों कर रहे हैं। ये भी हम ट्विस्ट करते हैं, एसआईआर को लेकर कोई वो नहीं हो रहा, एसआईआर की टाइमिंग और एसआईआर का जो प्रोसेस है कि क्या वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर है। हालांकि ममता बनर्जी एसआईआर पर भी सवाल खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी ठीक है, वो उनका अपना सवाल भी किया था बिहार में, बाद में उसको प्रक्रिया। हाँ, दूसरा मुद्दा क्या है कि गड़बड़ी, वोटों की गड़बड़ी वो सब ठीक है, लेकिन उससे सरकारें बदल गई हैं, सरकार जीत गई है। जैसे अभी चर्चा हुई कि वो एंटी इनकम्बेंसी की बात की, तो ये तो राहुल जी को कोशिश करनी चाहिए कि जहां उनकी सरकारें हैं वो रिपीट हों, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं हो। और ऐसा हुआ है ना, शीला दीक्षित जी 15 साल तक यहाँ पर, तरुण गोगोई वहां पर रहे, ममता बनर्जी अभी लगातार इतने लंबे समय से हैं, उससे पहले नवीन पटनायक वहां बीजेडी के लगातार बने हुए हैं, स्टालिन साहब अभी दूसरी बार चुनकर आए हैं। मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, फिर बीजेपी ने तो चुरा के ही बनाया ना, अरविंद केजरीवाल साहब रहे, तो बल्कि इसका तो ये मतलब हुआ कि वो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। अभी हेमंत चुन के आए हैं, हेमंत सोरेन भी चुनकर आए हैं। तो राहुल जी को तो कोशिश करनी कि जहां उनकी सरकारें बनी, जैसे अभी हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तो वहां उस सरकारों को ऐसा प्रदर्शन करवाएं कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर में बदल सके। तो वो तो एक जिस तरह से बात कर रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है। और वोटों में गड़बड़ी का मतलब, या ऐसा जो इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ी का मतलब ये नहीं कि उससे कोई सरकार चोरी करके बना ली गई है, लेकिन उसको ठीक करने के प्रोसेस पर काम करना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये बार बार हम लोग कहते थे अभी उनकी सरकारें कैसे बनी। अच्छा, इसको एक तरीके से देखिए कि आप कहते हैं कि नहीं वहाँ हो गई थी तब तो आप नहीं बोले। दिन भर में हम यहाँ इंडिया टीवी पे प्रोग्राम चलाते हैं, 10 प्रोग्राम, 10 में से 7 प्रोग्राम बहुत अच्छे चले मान लीजिए, तो क्या 3 प्रोग्राम पे सवाल खड़ा नहीं करेंगे कि आपने तो बोला नहीं उस पर, तो जब तो इतना अच्छा चल रहा था। जो गड़बड़ होंगे, जहां गड़बड़ी होगी उस पर तो सवाल खड़े किए जा सकते ना। सब कुछ ठीक है ऐसा तो नहीं होता, सब कुछ गड़बड़ है ऐसा भी नहीं होता। सर इस पे अगर एक जोड़ पाऊं, प्रोग्राम तो इंडिया टीवी का होगा ना, तो समीक्षा करे कौन सा वाला खराब है। नहीं तो वो कह दे कि दर्शक ही खराब हो गए, कह दे कि ब्रॉडकास्टर ही खराब हो गए, वो कहे कि जितने नेटवर्क हैं खराब हो गए। राजनीति पे ले आते हैं सर, मतलब समझाने के लिए वो भी बात उनकी कर रहे हैं कि जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी है। तो जहां इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लैंकेट वो कर देंगे कि भाई ठीक है सारा या तो ठीक हुआ या सारा गड़बड़ हुआ। लेकिन वही ब्लैंकेट करने का काम ही तो विपक्ष कर रहा है सर। मेरा सवाल यही पर तो आता है, वो ब्लैंकेट कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके, नहीं सर ये तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, अगर 25 सीटों में हेरफेर नहीं हुई होती तो आज देश का प्रधानमंत्री कोई और होता। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है? एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकेंगे, नारा न लगाते अगर उनके हाथ में होता तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आज इसी प्रदर्शन पर, चुनाव आयोग से सीधी लड़ाई पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR 30 years of excellence in professional education। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते हुए हम खबर दिखाते हैं। 20 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। मोदी क्या करने वाले हैं, क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं? रोज एक नई कहानी, कहानी कुर्सी की, दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कब, कहां, कैसे, अभी अभी सुबह 11 बजे सिर्फ
इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10 सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। स्पीड ढूंढ रहे हैं ना? यहां नहीं मिलेगी। स्पीड चाहिए तो इंडिया टीवी स्पीड न्यूज आइए, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप लगातार देख रहे हैं। मुद्दा वोट चोरी का है, मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का है। इन आरोपों के साथ इस वक्त विपक्षी दल के तमाम सांसद संसद भवन से मार्च निकाल कर जाना तो चाहते थे निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। और इसके बीच में आपने तमाम पॉलिटिकल ड्रामा भी देखा, फिर चाहे वो बैरिकेडिंग फाड़ने का हो, बैरिकेडिंग चढ़ जाने का हो। इसी बीच एक सांसद के बेहोश होने की भी तस्वीरें हमने देखी। और इस वक्त सभी विपक्षी दल के सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि सभी को हिरासत करके वहीं लाया गया है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार चुनाव को मैनिपुलेट करती है। अब पर्दा उठ रहा है तो शायद तानाशाह को मजा आ रहा होगा। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चुनाव को मैनिपुलेट करती है, और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। तो अब कहां लेके जा रहे हैं सर? और कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे। तानाशाह को मजा आ रहा होगा। 30 लोगों की परमिशन क्या दी गई है सर? दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, तानाशाह को मजा आ रहा होगा। ये तमाम बातें आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से कही गई हैं। अब एक तरफ खुद लोकतंत्र का अधिकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आप बात रख सकते हैं, लेकिन वहां पर हंगामा हो रहा है। संसद पर आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपनी बात भी खुलकर कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं समीर जी कि तानाशाह को मजा आ रहा होगा। या तो लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र नहीं है, दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है ना। देखिए, अब विपक्ष ने एक अपना एजेंडा बना लिया कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग को आपको मतलब बदनाम करना है, संवैधानिक संस्था को ये बताना है कि वह निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, और आपको ये सीधे सीधे बताना है कि 2014, 2019 और 2024 में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वोट चोर के बने हुए हैं, जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पे क्यों लागू नहीं होती है, सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों लागू होती है कि हम एक बार चुनाव जीतते दूसरी बार जीत नहीं पाते। तो भाई भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग देखो ना, संगठन किस तरीके से काम करता है, अमित शाह किस तरीके से काम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए और संगठन के लिए किस तरीके से काम करते हैं, लगातार जमीन स्तर पर संगठन मजबूती करने के लिए काम करते हैं। एक चुनाव हारते हैं तो वो चुनाव क्यों हारे उसकी समीक्षा बैठक लेते हैं, और अगला चुनाव जीतना है उसकी तैयारी 5 साल पहले शुरू कर देते। क्या राहुल गांधी ये करते हैं? जिन राज्यों में आप चुनाव जीतते हो वहीं आपके नेता आपको चुनाव आज तो क्रेडिट दे दीजिए, राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की इंडिया अलायंस को एक साथ करने की, बड़ी कोशिश की, सड़क पर प्रदर्शन की। राहुल गांधी की कोशिश नहीं है, ये सबके अपने अपने निजी स्वार्थ है। ममता बनर्जी भी डरी हुई है, तेजस्वी यादव बिहार को लेकर डरे, ममता बनर्जी बंगाल को लेकर डरी हुई है, उद्धव ठाकरे सब कुछ लुटा चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो उन्हें लग रहा है कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अब राहुल गांधी के साथ हम इस मुद्दे को उठाओ। जनता के मुद्दे आपको पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए। जनता का प्रश्न काल होता है 11 से 12, वहां प्रश्न आप पूछिए, सरकार से जवाब लीजिए, वहां सार्थक चर्चा कीजिए। आप पार्लियामेंट में नहीं कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बोल के चुनाव आयोग को यह कहे कि भाई चुनाव आयोग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया है, निष्पक्ष नहीं रहा। सर, विपक्ष का आरोप क्या है सदन के अंदर? यही तो है, विपक्ष ये कह रहा है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा चाहते हैं और चर्चा नहीं होने दे रहे। सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर पूरा सुन रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में आपके जो वकील लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन दे रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। ऐसा
एफआईआर में जो मर गए लोग उनके नाम हटा दिए गए, जो पलायन करके चले गए उनके नाम हटा दिए गए, डबल वोटर आईडी कार्ड निकल रहे उनके नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 65,66,000 लोग नाम हमने काट दिए हैं, उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं चुनाव आयोग सिर्फ वही वोट काट रहा है कि हम चुनाव हारने की स्थिति में जाएंगे और अब चुनाव बहिष्कार की आप घोषणा कर रहे हो। क्या विपक्ष कहेगा कि बिहार का हम चुनाव लड़ेंगे और अगर हम चुनाव जीत भी गए तो हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इस चुनाव पर भरोसा नहीं है? आप चुनाव लड़ोगे, चुनाव जीतोगे तो आप सरकार में आ जाओगे, चुनाव हार जाओगे तो आप सड़क पर प्रदर्शन करोगे कि भाई चुनाव फेयर नहीं हुए हैं, चुनाव में वोटों की चोरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ये तो ठीक नहीं है ना। आप जीतोगे तो आप सरकार बनाते हो, तब आप कहते हो कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता हमारे साथ है, और हार जाते तो आप कहते हो कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है। जैसे खाने में विनोद जी कहते हैं ना कि नमक स्वाद अनुसार, वैसे राजनीति में भी मुद्दा आवश्यकता अनुसार। ऐसा थोड़ी ना होगा राहुल गांधी ना खाता ना बही, जो कहें वही सही। नहीं, देखिए विपक्ष के मुद्दे अपने होते हैं और तानाशाह वाली बात जो है, देखिए आज़ादी भारत को मिली थी 1947 में और 1957 में हमारे सब जो समाजवादी पुरखे थे वो ये नारा लगाते थे कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। मतलब 10 साल में नहीं हुए थे देश को आज़ाद हुए और वो नेहरू को भी तानाशाह बोलते थे और पूरी आज़ादी को भी झूठा बताते थे। तो ये तो कोई मतलब आज हमको लग रहा होगा अरे तानाशाह क्यों बोल दिया, ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतलब चलता है और ये राजनीतिक बयानबाजी होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तानाशाह का आरोप चलता है। चलता, नेहरू को तानाशाह कहा जाता था भाई, सारे सोशलिस्ट को तानाशाह बोलते थे उस समय। आप उठा के डिबेट देखिए ना पार्लियामेंट की, और उस समय अगर अखबार मिल जाए कटिंग तो उनमें कैसे कैसे बयान होते थे। मतलब 70 के दशक में तो मतलब क्या क्या नारे लगते थे, वो नारे में आप बोल नहीं सकता। सर लालू यादव की क्योंकि मैं आरजेडी पर लाना चाह रही थी चर्चा को, तो लालू यादव की जो पॉलिटिकल लेगेसी है ये तानाशाही है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? लालू यादव क्या गन पॉइंट पे चुन के आए थे क्या? लालू यादव पॉपुलर वोट से जीत के आए थे ना। वो सरकार कैसी चलाई वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो 3 बार जब उनकी सरकार बनी आरजेडी की तो पॉपुलर वोट से बनी ना। आज भी जो सरकार बनी है केंद्र में और राज्यों में पॉपुलर वोट से बनी है। और वो जो बैलेट पेपर का उठा लेके चला जाना, जो मत पेटियों का चोरी हो जाना, तो क्या पूरे बिहार मत पेटियां चोरी होती थी? वो तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती थी, उनमें जांच भी होती थी। और टीएन शेषन का विरोध सबसे ज्यादा लालू यादव ने किया था और सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ। टीएन शेषन जब चुनाव सुधार कर रहे थे तो लालू यादव ने हेड ऑन मोर्चा लिया था और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। जो आज स्थिति बीजेपी की वही स्थिति कांग्रेस की थी। उस समय आरोप लगाया जाता था टीएन शेषन कांग्रेस से मिल करके बिहार में ये कर रहे हैं, और तब तत्कालीन विपक्ष पूरा टीएन शेषन और कांग्रेस को ऐसे ही कटघरे में खड़ा करता था। और उसके बाद फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा लालू यादव को। क्यों हुआ? क्योंकि जो गरीबों और जालिमों मुजलिम क्या कहते हैं जो मजलूमों के वोट जो है वंचितों के नहीं पढ़ पाते थे, दबंगों का वो पढ़े। एसपी बीएसपी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में 93 में बनी तो टीएन शेषन के वोट सुधारों का चुनाव सुधारों का बनी, वरना तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तमाम दबंग इलाकों में लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। वहां तो ये होता था। मतलब हम ये कह सकते हैं ना चुनाव आयोग ठीक तरीके से काम कर रहा है। चुनाव आयोग अगर ठीक तरीके से काम करता है तो निश्चित रूप से नतीजे भी अच्छे आते हैं। ठीक। और मैं तो बार-बार कह रहा हूं कि चुनाव आयोग एसआईआर का तो मैं समर्थक हूं। सवाल खाली ये बात है कि जिसका चुनाव आयोग के पास कोई आधार नहीं, कि आपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और उसको 11 उसमें क्यों नहीं माना? 11 पत्रों में खाली ये तर्क जाली तो हर डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। डाक बाबू का भी आवास प्रमाण तो जाली बन गया, तो उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं चुनाव आयोग के पास। तो वो प्रक्रिया को लेकर के सवाल है, तरीके को लेकर सवाल है। टाइमिंग की जहां तक बात है तो टाइमिंग तो इस देश में चुनाव हर साल होते हैं, तो टाइमिंग का सवाल हमेशा उठेगा जब भी कोई न कोई राज्य का चुनाव होगा ही होगा, जो स्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, फिर मैं लोहिया जी का एक कोट करूंगा जो मैं पिछली बार भूल गया था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मतलब जो जिंदा कौमें होती हैं वो आंदोलन और करके जनता को हमेशा जगाए रखती हैं। इस आंदोलन पर ही प्रश्न है, एक आंदोलन पर ही फिर मेरा प्रश्न है जो है हुआ था कि 300 सांसदों के साथ जी अब इमरजेंसी तो 75 में लगी थी ना, जेपी मूवमेंट 74 में हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस ने तो स्ट्राइक जो की थी रेलवे की, तो उनको तो आज की तारीख में लोग देशद्रोही बता देते, फांसी टांग देते। मतलब उनकी पूरी रेलवे की चक्का जाम करा दिया था, देश में अफरा तफरी मच गई थी। सर, जनता जिसके साथ खड़ी है वो हीरो है, जनता जिसके साथ नहीं खड़ी है लोकतंत्र में वो जीरो है। ये सबसे बड़ी तो जनता ही जनार्दन है। सिर्फ एक तथ्य देश को पता चल जाए कि जिस दिन ये एसआईआर के विरोध में पटना पर थे उस दिन पूरे देश के सामूहिक विपक्ष ने बंद का विरोध किया, तो लोड ही नहीं ले रहा है कोई। जॉर्ज जी की ताकत थी कि बंद करा दिया। आज भी हर दूसरे चौथे बंद होता है भाई, इस तथ्य जानना चाहिए देश को, लेकिन कोई लोड नहीं लेता ना, जनता उनके साथ नहीं खड़ी है। और नारा तो ठीक है, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं पद्मश्री सुरेंद्र किशोर जी, उन्होंने एक बार एक नारा बताया था कि यह देश तब तक कंगाल है जब तक बिरला जवाहरलाल है।
तो नारे वगैरह तो लगते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका उत्तर चाह रहे हैं या सवाल सिर्फ सवाल के लिए कुछ हवा में छोड़ देने के लिए खड़ा हो रहा है संदेह के, तो इतना बस है। एक अब हम जरा बात कर लेते हैं यूबीटी पार्टी की भी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विपक्षी सांसदों को रोके जाने पर सरकार पर अटैक किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग कौन